शेतकरी मित्र, धन्यवाद। आप सब लोग को मेरा नमस्कार है। आज जो विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन अनार में कैसे करेंगे, जिससे कि हम जो एक्सपोर्टेबल ग्रेड पैदावार कर सकते हैं। आप देखेंगे अनार का जो किस्म है, 4 किस्म ग्रो होता है। एक है भगवा है, दूसरा गणेश, तीसरा आरक्ता, चौथा मृदुला। ये 4 जो किस्म है, इसके अंदर जो भगवा किस्म है ये सबसे ज्यादा इफिशियंट है। इफिशियंट मतलब खाद कम लेते हैं, ज्यादा पैदावार देते हैं। इसलिए ज्यादातर किसान भाई ये भगवा कल्टीवेट करते हैं और इससे मार्केट प्राइस भी अच्छा मिलते हैं। अभी हमको पता करना है कि ये जो पैदावार देते हैं इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा लगते हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट कम लगते हैं। तभी हम उसी के हिसाब से हम इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे ग्राफ्स में सबसे ज्यादा पोटाशियम लगता है, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद मैग्नीशियम, सल्फर, फिर सूक्ष्म अन्नद्रव्य। तो यहाँ से ये चीज आपको क्लियर हुआ है कि अनार का अच्छा पैदावार लेने के लिए पोटाशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम और पानी का जरूरत बहुत ही है। ये 4 साधन जहाँ है वहाँ आप आराम से अनार का पैदावार ले सकते हैं। अभी हमको पता करना है कि कौन से जो न्यूट्रिएंट्स है उसका क्या महत्व है, क्यों हम उसको इस्तेमाल करें। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसी कारण से है कि फास्फोरस से फल का साइज बढ़ता है, जो कि हमारा लक्ष्य है। और एक्सपोर्टेबल ग्रेड मतलब बड़ा साइज एक्सपोर्टेबल ग्रेड फूड ज्यादा होते हैं और पैदावार भी ज्यादा होता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो फल के अंदर जो औषधि गुण है, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट, टोटल शुगर, सॉल्युबल सॉलिड्स भी फास्फोरस से बढ़ता है। दूसरा है कि पोटाशियम। जो पोटाशियम है, अनार के अंदर जो औषधि गुण है, जिसके कारण से औषधि गुण है, जो कि फेनोल फेनोल कहा जाता है। तो ये पोटाशियम और कैल्शियम, फेनॉल और एंथोसायनिन इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब ज्यादा पोटाशियम और कैल्शियम होंगे तो आपको फल के अंदर ज्यादा फेनॉल होगा और उसका औषधि गुण भी बेहतर होगा, और उसका एंथोसायनिन मतलब जो फल का कलर है, जो रंग है, वो भी काफी इंप्रूव होगा। इसका एक सूक्ष्म अन्नद्रव्य है जो कि मैंगानीज। मैंगानीज भी बहुत महत्वपूर्ण है। कि मैंगानीज इसलिए महत्वपूर्ण है, मैंगानीज से आपको जो झाड़ है, झाड़ में जो फल पैदा होता है तो उसका नंबर बढ़ जाता है, फल का साइज बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से आपको पैदावार भी बढ़ जाता है और एक्सपोर्टेबल ग्रेड फूड भी तैयार होता है। चौथा है सूक्ष्म अन्नद्रव्य जिंक। जिंक भी ऐसे आपको पैदावार में काफी मदद करता है। जैसे नंबर ऑफ कितना एक झाड़ में कितना फ्रूट्स रहेगा, उसका वेट कितना होगा, और उसके अंदर जो एसिडिटी है ये जिंक गवर्न करते हैं। अभी कैसे हम जो एक्सपोर्टेबल ग्रेड फूड तैयारी होता है उसके लिए काफी सारे फैक्टर है। कैसे हम उसको स्ट्रेस दे रहे हैं, कैसे उसको छाटनी कर रहे हैं, फ्लावर का एज कैसे है, फ्लावर का साइज कैसे है, उसका पोजीशन कैसे है, और कुछ ग्रोथ रेगुलेटर है जिसके इस्तेमाल से भी आपको फ्लावर फल का साइज बड़ा कर सकते हैं। और लास्ट में जो है कि हमारा अन्नद्रव्य का व्यवस्थापन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसमें भी जो स्पेसिफिकली जो है कि फास्फोरस और मैंगानीज काफी रोल प्ले करते हैं आपका फल का साइज बढ़ाने के लिए और एक्सपोर्टेबल ग्रेड फूड तैयार करने के लिए। यहाँ देखेंगे फ्लावर का पोजीशन। जो फ्लावर, ये देखिए लैटरल फ्लावर है, ये टर्मिनल फ्लावर है, लैटरल फ्लावर। टर्मिनल फ्लावर मोटा होता है और उससे जो मोटा फूल से मोटा फल बनता है। मतलब जो फूल फ्लावर सिंगल होता है, जैसे कि पहले जो फ्लावर फोटो है सिंगल फ्लावर है,
ये फ्लावर काफी मोटा है और इससे जो फल बनता है उसमें फल का साइज बड़ा होता है। और जहाँ लैटरल फ्लावर है ये साइज छोटा होता है और इससे जो फल बनता है ये छोटा साइज होता है। तो इसलिए आपको एक्सपोर्टेबल गेट फूड तैयारी करना है तो जहां जहां आपको लैटरल फ्लावर ऐसे है, आप बाद में एक्सेस फ्लावर हो गया तो आप उसको थिनिंग करके रिमूव कर सकते हैं, जो कि आपको सिंगल फ्लावर है उससे जो फल बनेगा वो बेहतर क्वालिटी बनेगा और उसका एक्सपोर्टेबल ग्रेड फ्रूट बनेगा। दूसरा फैक्टर है कि जब हम फ्लावरिंग होता है, फ्लावरिंग के जिस जब फूल खिलते हैं इमीडिएटली उसको पॉलिनेशन हो जाता है तो सबसे बड़ा फल बनता है। और जितना डिले होता है पॉलिनेशन में, जितना डिले होता है उसमें फल का साइज कम होता है, छोटा होता है। तो इसलिए ये सारे केमिकल्स है, ये लिस्ट किया है, फेनप्रोपाथ्रिन, क्लोरोपाइरिफॉस, इमिडाक्लोरपिड, थामेथाक्सेम, एसिटामिप्रिड, फिप्रोनिल, लैम्डासालाट्रिन, एबामेक्टिन, ये सारे केमिकल्स है जो पॉलिनेशन में जो मदद करते हैं, जैसे हनी भी है, मधुमक्खी है, उसके लिए हानिकारक है। तो इसलिए आपको फ्लावरिंग के टाइम में सारे केमिकल्स इस्तेमाल कम से कम करें, जो कि आपको पॉलिनेशन में पॉलिनेशन हैम्पर ना हो। और पॉलिनेशन पहले दिन हो जाता है तो उससे सबसे बेहतर क्वालिटी फल बनता है। तो ये सारे केमिकल आपको फ्लावरिंग के टाइम में छिड़काव नहीं करना है। इसके बाद हम बताते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स है, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है उसका उपलब्धता, मिट्टी के अंदर जो पीएच रहता है वो पीएच गवर्न करते हैं। मतलब आपको सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट उपलब्ध होता है 6.5 टू 7.5, और उसके ऊपर जब 7.5 से ऊपर जाता है सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपलब्धता कम हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर अनार का जो बागीचा है वो उसकी मिट्टी का पीएच 7.8 से ऊपर होता है। तो ऑब्वियसली वहाँ जो सूक्ष्म अन्नद्रव्यों का उपलब्धता कम हो जाता है, इसलिए काफी बागीचा में आपको इसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी नजर आता है। इसलिए मिट्टी का जो पीएच है ये जांच करना, पीरियडिकली जांच करना जरूरी है, क्योंकि ये पीएच ही सारे जो न्यूट्रिएंट है उसको उपलब्धता डिसाइड करते हैं। आप कितना भी खाद डाल दीजिए, आपको पीएच फेवरेबल नहीं होगा तो कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी खाद पौधा ले नहीं पाएगा, और उसकी वजह से आपको जो पैदावार भी तो कम हो जाता है। इसके साथ साथ जो मिट्टी में जो आपको रिजर्व, मिनरल रिजर्व है वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे काली मिट्टी है, काली मिट्टी पे काफी सारे न्यूट्रिएंट रिजर्व रहते हैं, लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट है ये इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है, मेजोरिटी है। तो इनसॉल्युबल फॉर्म में रहने की वजह से क्या होता है, पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। तो इसका सॉल्युबल बनाने के लिए आपको कौन मदद करते हैं, एक है जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट और उस माइक्रोबियल पॉपुलेशन, सॉइल पीएच, ये सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं। तो इसके अलावा जो मिट्टी के अंदर जो रूट जोन है वहाँ काफी मिट्टी पोरस होना चाहिए, एरेटेड होना चाहिए। ऐसे कॉम्पैक्ट हो गया तो वहाँ ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट कम हो जाता है, इसकी वजह से रूट ग्रोथ कम हो जाता है, और रूट ग्रोथ कम होने से आपको न्यूट्रिएंट आपसे कम हो जाते हैं, और उसका असर आपको पैदावार में दिखाई देते हैं, कम पैदावार होता है। जो न्यूट्रिएंट्स है, काफी न्यूट्रिएंट है कि जो कि मिट्टी के अंदर मोबाइल है, और काफी कोई न्यूट्रिएंट है जो मिट्टी के अंदर मोबाइल नहीं है, मतलब जहां आप डालेंगे वहीं फिक्स हो जाते हैं। तो ये जानना जरूरी है कैसे आप खाद का उपयोग करें। जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, बोरोन, ये चार जो एलिमेंट है ये काफी मोबाइल है। तो आप कहाँ भी डाल देंगे और पानी का व्यवस्था रहे, इरिगेशन व्यवस्था रहे, तो वो न्यूट्रिएंट रूट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जैसे कि फास्फोरस, आयरन, जिंक, मैंगनीज, जो सूक्ष्म अन्नद्रव्य है, ये सारे मिट्टी के अंदर जाके फिक्स हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि
जो सूक्ष्म अन्नद्रव्य इसको मिट्टी में यूज ना करें, क्योंकि मिट्टी में यूज करेंगे तो मिट्टी में जाके फिक्स हो जाते हैं और पौधों को नहीं मिलते। जैसे कि फास्फोरस है, ये फास्फोरस में मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए फास्फोरस आप जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको जहाँ राइजोस्फीयर है, जड़ है, उसी के आसपास फास्फोरस को आपको इस्तेमाल करना है, डालना है। अभी जैसे मैं बता कि फास्फोरस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसका सही तरीके से इसका व्यवस्थापन करना है, मैनेजमेंट करना है। लेकिन मार्केट में आजकल बहुत सारे फास्फोरस कंपाउंड उपलब्ध है। जैसे एक फॉस्फाइड बोल के आता है, फॉस्फाइड फॉस्फोरस एसिड का सॉल्ट है, मार्केट में काफी मात्रा में अलग अलग नाम से मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन ये जो फास्फोरस हमारा मार्केट में जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, जैसे कि एसएसपी है, डीएपी है, 012-34 है, ये सारे काफी है, ट्राई कैल्शियम टीसीपी, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है, ये सारे अच्छा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है। लेकिन जो फॉस्फाइड है, पोटासियम फॉस्फाइड और फॉस्फोरस एसिड इसी नाम पे जो मिलते हैं, ये फॉस्फोरस रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो ये फॉस्फोरस जो काम करते हैं, फॉस्फेट जो काम करते हैं, ये वो काम नहीं कर पाते। लेकिन पौधे के अंदर जाता है, पौधे का अपटेक बढ़ते हैं, लेकिन फॉस्फोरस का जो काम है, आपको पैदावार बढ़ाना है, आपका फूड साइज बढ़ाना है, वो काम ये फॉस्फाइड नहीं करते। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये अलग अलग नाम से आता है, अलग अलग कंपनी इसका अलग अलग नाम से बेचते हैं। जैसे प्रोफाइट है, फॉस्ट्रॉल है, एग्रीफॉस है, पॉलीआर फॉस्फाइड, लेक्साफॉस, न्यूट्रॉल, न्यूट्रीफाइड, ट्रैफोसलाइन, फाइटोस्के, फॉस्फिक लाइन, अलग अलग नाम से। लेकिन ये इसके अंदर जो है कंपाउंड है वो है फॉस्फाइड है, मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ फास्फोरस। तो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ फास्फोरस आपको फॉस्फेट का काम नहीं करते हैं, लेकिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्लांट के अंदर अपटेक बढ़ता है। आप प्लांट टेस्ट करके देखेंगे, उसके अंदर फास्फोरस बढ़ता है, लेकिन फास्फोरस का काम नहीं करते हैं, और इसका रेसिड्यू प्लांट के अंदर बहुत दिन तक रह जाता है, जिसके वजह से आपको एक्सपोर्ट में काफी रुकावट आता है, क्योंकि फॉस्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन 2 ppm से ज्यादा हो गया तो आपको कंटेनर रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, ये सब सारे जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। और फॉस्फोरस आपको इस्तेमाल करना है तो आपको एसएसपी है, डीएपी है, और ये ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है, तीसरा है 012-34 है, इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पैदावार बराबर रहेगा। ये भी देखा गया कई लोग ये सब सारे जो हमने पहले जो लिस्ट लिखा है अपने फॉस्फाइड कंपाउंड है, फॉस्फाइड बेस्ड प्रोडक्ट है, उसको इस्तेमाल ना करते हुए भी उनका जो रेसिड्यू एनालिसिस किया उसमें उनको फॉस्फोरिक एसिड का रेसिड्यू मिला। फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू इसलिए मिलता है कि ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये डिटर्जेंट के हिसाब से काम करते हैं। काफी सारे इंडस्ट्रियल जो है वो जो साफ सफाई करते हैं उसमें डिटर्जेंट यूज करते हैं, लॉन्ड्री में यूज करते हैं उसमें डिटर्जेंट यूज करते हैं। डिटर्जेंट में ये फॉस्फाइड रहते हैं, तो वो पानी जब ग्राउंड में जाता है वो सीपेज होके आपको ग्राउंड वाटर चला जाता है, और फिर ग्राउंड वाटर से आपको पौधा में आ जाता है। तो इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना, जो शुगर केन इंडस्ट्री का जो वॉशिंग मटेरियल है, जो वॉश करते हैं, वॉशिंग जो पानी है, वेस्ट वाटर है, उसको भी ना इस्तेमाल करें और उसको सही तरीके से डिस्पोजल करें, क्योंकि काफी सारे जो वॉशिंग पाउडर है उसमें फॉस्फाइड और फॉस्फोरिक एसिड का रेसिड्यू कंपाउंड रहता है, जिसकी वजह से आपको फल में रेसिड्यू आ सकते हैं। अभी हम आएंगे कितना न्यूट्रिएंट लगता है, कौन सा न्यूट्रिएंट लगता है, हमने बताया कब डालना है वो अभी बताएंगे। अभी हमको जो जैसे होता है कि एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन के अंदर और 3 कंपोनेंट होता है। एक है ऑर्गेनिक मैन्योर्स, दूसरा है बायो फर्टिलाइजर, तीसरा है केमिकल फर्टिलाइजर।
ये तीनों चीज जब आप इकट्ठा मतलब एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिलता है। तो इसलिए आपके पास जो साधन है, ऑर्गेनिक्स जो साधन है, उसको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कितना आपके पास उपलब्ध है उसी हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। जैसे ऑर्गेनिक मैन्यूअर है उसमें न्यूट्रिएंट कम रहते हैं, लेकिन ये काफी काम करते हैं। जैसे कि आपको मिट्टी में जो जीवाणु है उसका आबादी बढ़ाते हैं। ये जीवाणु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये जीवाणु सारे न्यूट्रिएंट को उपलब्ध करवा के पौधा को देते हैं। और मिट्टी में आपको जीवाणु कम, आबादी कम है, तो मिट्टी आपको इनफर्टाइल हो गया, मतलब उर्वर नहीं रहे। इसलिए ऑर्गेनिक को इस्तेमाल करना है। और मिट्टी के अंदर जो फिजिकल वातावरण मतलब भौतिक वातावरण जो है उसको सुधारते हैं, जिसकी वजह से आपको पौधा का जो जड़ है अच्छे तरह से बढ़ते हैं और वो न्यूट्रिएंट ले पाते हैं, मतलब उसका ग्रोथ अच्छा होता है और उसको अच्छे तरह से न्यूट्रिएंट का जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट है उसको ले पाते हैं। दूसरा है कि ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर ऐसे है, कुछ क्रॉप है ग्रीन मैन्योर, मैं दिखाऊंगा आगे स्लाइड में, जो कि वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको अपने अंदर फिक्स करते हैं और उसको एमिनो एसिड बना के पौधा को देते हैं। जो हम यूरिया, जैसे यूरिया फैक्ट्री में वातावरण से नाइट्रोजन लेके जो केमिकल पद्धति है उसके अंदर माध्यम से यूरिया बनाते हैं, ऐसे सेम मैकेनिज्म में जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप है, ढंचा है, तो एक वातावरण से नाइट्रोजन लेके पौधे का अंदर एमिनो एसिड तैयार करते हैं और पौधे को जो अनार का जो झाड़ है उसमें नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं। लेकिन दिक्कत है कि जहाँ ये ग्रीन मैन्योर आप बारिश का टाइम में उगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पानी का कम है। तो बारिश से पहले, जब पहले बारिश होने शुरू होता है, उसी समय आपको ग्रीन मैन्योर सोइंग कर देना है। फिर नी हाइट तक जब बढ़ जाता है उसको काट के मिट्टी में मिला देना है, नहीं तो आपको माल्चिंग के स्तर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। इसमें काफी मात्रा में नाइट्रोजन मिट्टी में जो ऐड होता है और ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड होता है, जिसकी वजह से जो मिट्टी का उर्वरता है वो बढ़ जाते हैं। दूसरा है क्रॉप रेसिड्यू। अलग अलग क्रॉप जो पैदावार करते हैं, जैसे सरगम है, जो गन्ने का है, अलग अलग जो क्रॉप होते हैं उसके जो रेसिड्यू है हार्वेस्टिंग के बाद, कटाई के बाद जो रेसिड्यू है उसको भी आप मल्चिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में मिट्टी मिला देंगे तो मिट्टी में काफी उसको डिकम्पोज होने के बाद, सड़ने के बाद काफी सारे न्यूट्रिएंट मिट्टी में जुड़ जाते हैं और मिट्टी को उर्वर बनाता है, जिससे पैदावार बढ़ते हैं। तीसरा है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर है कि जैसे मैं बताया कुछ जीवाणु है, जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन लेके फिक्स करते हैं और पौधा को देते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो मिट्टी में हम जो पोटाशियम और फास्फोरस खाद इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करने के टाइम में कितना भी सॉल्युबल हो, आप कितना भी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, वो तुरंत जाके फिक्स होता है। तो ये जो जीवाणु है वो फास्फोरस को मोबिलाइज, सॉल्युबलाइज करते हैं और पौधा को उपलब्ध करवाते हैं। तो इसलिए बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। जैसे क्या मैंने बताया कि फास्फोरस आपका फूड का साइज और फूड का एक्सपोर्टेबल ग्रेड क्वालिटी फूड का बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऑनली जो केमिकल खाद इस्तेमाल करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है, जैसे कि आपको जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर आपने मिट्टी में इस्तेमाल किया उसको उपलब्ध करवाते हैं और पौधा को ग्रोथ बढ़ाते हैं और उसको पैदावार भी बढ़ाते हैं। जैसे मैंने बताया कि ग्रीन मैन्योर जो क्रॉप है बताया था, जो जैसे शेषबानिया है 4% नाइट्रोजन रहते हैं सबसे ज्यादा और पोटासियम 4.8%। ये पहले धंचा है। दूसरा है कि कोटलारा जानसिया है और तीसरा है ग्लाइरिस गैसेपियम। चौथा है कोंगा मेग्लापा। ये जो धंचा है और ये कोटलारा जानसिया है, इसका जो इन बिटवीन रो है, अनार का जो बागीचा में जो झाड़ के अंतर जो जगह है, जो स्पेस है, उसमें आप बारिश के पहले आप उसको शो कर सकते हैं और जब नी हाइट हो जाता है तो उसको मिट्टी मिला देना चाहिए बारिश का टाइम में। और
उसको माल्चिंग के रूप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये दूसरा, तीसरा, चौथा जो है ग्लाइरिसीडिया सेपियम और पोंगामिया ग्लैब्रा, ये पेड़ टाइप का होता है। तो बागीचा का जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री में ये ग्लाइरिसीडिया सेपियम और पोंगामिया ग्लैब्रा आप लगा सकते हैं। और इसका जो पत्ता है और जो ट्विग्स है, इसको काट के आप कंपोस्टिंग करेंगे तो कंपोस्ट में काफी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटास जुड़ जाता है, और आपको कंपोस्ट का जो क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव होता है, और उसका इस्तेमाल करने से आपको पैदावार भी बढ़ता है। इसके अलावा कुछ है जो कि हम बायोगैस इस्तेमाल कर, जहां जहां बायोगैस है तो बायोगैस का स्लरी में काफी मात्रा में न्यूट्रिएंट रहता है। दूसरा कि जो केक है, जो ऑयल निकालने के बाद जो केक रहता है, ये केक आजकल जानवर को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए कॉस्ट ज्यादा होता है। लेकिन एक केक में भी काफी मात्रा में न्यूट्रिएंट रहते हैं। एक केक को अच्छे तरह से आपको सड़ाना है, डिकम्पोज करना है, उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है। बायो फर्टिलाइजर जो जीवाणु खाद बोले हैं, मैंने अभी तो ऑर्गेनिक के बारे में बात किया है। अभी जो बायो फर्टिलाइजर, जीवाणु खाद आपको इस्तेमाल करना ही करना है। जीवाणु के बिना आपको पैदावार बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जैसे नाइट्रोजन के लिए है एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है। हमारा जो कंडीशन है वहाँ एजोस्पिरिलम स्पीशीज से है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एजोटोबैक्टर जहाँ ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा है वहाँ आप इस्तेमाल, जहाँ मतलब टेम्परेट क्लाइमेट है वहाँ आप एजोटोबैक्टर इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा मिलता है। लेकिन हमारा जो कंडीशन है इसमें एजोस्पिरिलम स्पीशीज है। मार्केट में काफी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन आपको वहाँ देख के लेना है कि जो काफी सारे इसका क्वालिटी कंट्रोल अभी तक ये फोर्स नहीं हुआ है, एचसीओ में आया नहीं पूरा, तो इसलिए काफी स्पूरियस मटेरियल भी मार्केट में है। तो आपको उसी हिसाब से जो संस्थान आपको ठीक लगता है वहाँ उस संस्थान से बायो फॉर्मुलेशन, बायो फर्टिलाइजर खरीदना चाहिए, जिसमें आपको जो जीवाणु है, जो टारगेट जीवाणु है, उसको काउंट ठीक ठाक है। देन आपका जो ये जो एजोस्पिरिलम है, ये वातावरण में का नाइट्रोजन लेके जड़ के अंदर एमिनो एसिड बनाता है और वो एमिनो एसिड पौधा को मिलते हैं। इसके वजह से आपको काफी जो आपको 25% तक जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अनार का एक सीजन के लिए 625 ग्राम नाइट्रोजन लगता है, उसका 25% आप एजोस्पिरिलम इस्तेमाल करेंगे तो नाइट्रोजन उस पर सप्लीमेंट हो जाएगा। मतलब आज 75% आपको केमिकल फर्टिलाइजर से देना होगा और ऑर्गेनिक मैन्योर से देना होगा। दूसरा है कि फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर। मैंने बताया था फॉस्फेट के लिए अलग अलग बैक्टीरिया है, फंजी है, जैसे बैसिलस मेगाटेरियम, बैसिलस सर्कुलेंट, सूडोमोनास स्ट्रैटा है। फंजी जैसे पेनिसिलियम बेली, पेनिसिलियम रेडिकम, पेनिसिलियम इटैलिकम, एस्परजिलस आमरी, अलग अलग स्पीसीज है। लेकिन यहाँ भी आपको देखना है कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक, मतलब ठीक होना चाहिए, मतलब उस पर काउंट जो है बैक्टीरिया और फंजी का जो काउंट है वो काउंट ठीक ठाक होना चाहिए। दूसरा है कि फॉस्फेट एक सॉल्युबलाइजर है, जो कि मिट्टी में जो फॉस्फोरस हम केमिकल खाद इस्तेमाल करते हैं उसको इनसॉल्युबल बन जाता है, उसको सॉल्युबलाइज करके पौधा को देते हैं। दूसरा है क्या है, जीवाणु है, जो फंजी है, अर्बस्कुलर माइक्रोजेल फंजी। ये क्या करते हैं, जो रूट है, रूट के अंदर और रूट के ऊपर एक जैकेट बनाता है, और इसका हाइट काफी दूर तक प्रसारित रहते हैं। जहाँ दूर दूर तक प्रसारित रहते हैं तो ज्यादा मिट्टी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं न्यूट्रिएंट के लिए। तो इसमें अर्बस्कुलर माइक्रोजेल फंज इस्तेमाल करेंगे तो आप पौधा दूर दूर से न्यूट्रिएंट लाके, मतलब जो अर्बस फंजी है इसका हाइट दूर दूर से न्यूट्रिएंट लाके पौधा को सप्लाई करते हैं, इसलिए इसको मोबिलाइजर, फॉस्फेट मोबिलाइजर कहा जाता है। और दूसरा है इसका बेनिफिट, 2-3 बेनिफिट है। एक तो रूट के ऊपर एक जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं, इसकी वजह से जो मिट्टी में जो जीवाणु रहते हैं, हानिकारक जीवाणु जैसे मोर रोग जीवाणु है, उसको काफी हद तक आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा है कि जहाँ पानी कम है, दुष्काल चल रहा है, वहाँ भी आप एर्बस्कुलर माइक्रोजेल फंज इस्तेमाल करेंगे तो दुष्काल में भी आप पौधा अच्छा पैदावार दे सकते हैं, क्योंकि काफी दूर से मिट्टी के एक्सप्लोर करके पानी ला के पौधों को देते हैं, तो इसलिए पौधा भी सर्वाइव करते हैं और पैदावार भी देते हैं।
जैसे ग्लोमा स्पीसीज है, गिगास्पोरा स्पीसीज है, एक्टिवस्पोरा स्पीसीज, कुरेलस्पोरा स्पीसीज, अलग अलग नाम से मिलते हैं। चौथा है फॉस्फेट पोटासियम सल्फराइजिंग बायोफर्टिलाइजर। ये फॉस्फेट और पोटासियम ये दोनों जो खाद है आप मिट्टी में कितना भी इस्तेमाल करेंगे ये लॉस नहीं होता है, आपको मिट्टी में रह जाते हैं, लेकिन उसको उपलब्ध कराने के लिए हमको जीवाणु का इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन नाइट्रोजन अलग है, नाइट्रोजन जो है बहुत लॉस हो जाते हैं, मतलब जितना पौधों को चाहिए उतना आप इस्तेमाल नहीं किया, उससे कम इस्तेमाल किया और उससे ज्यादा इस्तेमाल किया तो लॉस हो जाते हैं, कम इस्तेमाल करते आपको पैदावार में कम हो जाती है। तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने से आपको इस्तेमाल करने के लिए मतलब आपको केयरफुली करना है, कितना आपको पौधा चाहिए, मिट्टी में कितना है, पौधा कितना चाहिए और कितना आपको देना है। लेकिन फास्फोरस पोटासियम के लिए कोई ऐसी कुछ नहीं है, आप कितना भी फास्फेट पोटास खाद मिट्टी में इस्तेमाल करो उसको मिट्टी सिस्टम में ही रह जाते हैं, मतलब मिट्टी से लॉस नहीं होते। जैसे पोटासियम बायोसॉल्युबल बायोफर्टिलाइजर जो है, जो जीवाणु है, ये मिट्टी में जो इनसॉल्युबल पोटासियम कंपाउंड बन जाता है खाद इस्तेमाल करने के बाद उसको सॉल्युबलाइज करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेट करके उसको सॉल्युबलाइज करते हैं और पौधा को उपलब्ध करवाते हैं। जैसे बैक्टीरिया बैसिलस न्यूक्लियोजेनेसिस है, फंजी है पेनिसिलियम पिनोफाइलम, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। पेनिसिलियम पिनोफाइलम जो है ये हमारी प्रोडक्ट है, हम लोगों ने इसको आइसोलेट किया है और इसको कमर्शियलाइज भी किया है, बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। ये दोनों काम करते हैं, फॉस्फेट भी सल्फलाइज करते हैं और पोटास भी सल्फलाइज करते हैं, और इसके साथ साथ आपको मतलब जो फल का साइज भी बढ़ाता है, पैदावार भी बढ़ाता है। तो ये जो मार्केट में आपको सोनार नाम से उपलब्ध है, हमने एक कंपनी को दिया है इसको मार्केटिंग करने के लिए, इसका काफी सारे उपयोग है। इसके अलावा जो जो सूक्ष्म बायोफर्टिलाइजर है जैसे कि बैसिलस है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है, और कुछ प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे कि स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है, ट्राइकोडर्मा है, पेनिसिलियम जो कि जो हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ बढ़ जाते हैं। ये देखिए जो जीवाणु है, जीवाणु कैसे काम करते हैं। ये पहले जो फोटो है इसमें देखिए कंट्रोल T10, इसमें जीवाणु नहीं है, और T2 स्यूडोमोनास स्ट्रैटा, स्यूडोमोनास स्ट्रैटा मतलब फॉस्फेट सल्फलाइजर। जहां फॉस्फेट सल्फलाइजर आपने इस्तेमाल किया है उसका जड़ वॉल्यूम इसमें काफी गुना बढ़ गया, और जड़ बढ़ जाता है तो न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ जाता है तो पैदावार बढ़ जाता है। ऐसे ही अब T3 जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी आप इस्तेमाल किया, यहाँ भी जड़ बढ़ गया। तो जड़ बढ़ने से मतलब है कि जड़ जितना बढ़ता है उसका न्यूट्रिएंट अपटेक ज्यादा होता है और उससे पौधा का ग्रोथ बढ़ता है और उसका पैदावार बढ़ता है। ये T4 जो है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। इसके बाद जब हम दो ऑर्गेनिज्म या तीन ऑर्गेनिज्म एक साथ इस्तेमाल करते हैं उसका असर ज्यादा होता है, जैसे कि एजोस्पिरिलम स्पीसीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफॉर्मुलेशन है, और स्यूडोमोनास स्ट्रैटा जो पोटास फॉस्फेट सल्फलाइजर है, दोनों एक साथ जब इस्तेमाल करते हैं और जो रूट वॉल्यूम काफी गुना बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से आपको न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ जाता है, प्लांट का ग्रोथ बढ़ जाता है और पैदावार भी बढ़ता है। जो हम बता रहे थे कि पेनिसिलियम पिनोफाइलम है फॉस्फेट सल्फलाइजर, मार्केट में आपको काफी सारे फॉस्फेट पोटासियम सल्फलाइजर मिलते हैं, लेकिन बैक्टीरिया मेनली बैक्टीरिया मिलता है और वो भी अलग अलग इकोसिस्टम से आइसोलेट किया गया है। लेकिन हमारा जो ये प्रोडक्ट है पेनिसिलियम पिनोफाइलम ये अनार का राइजोस्फीयर और एरिड कंडीशन में आइसोलेट किया गया है। तो इसलिए ये जो जीवाणु है ये मिट्टी में अच्छे तरह से सर्वाइव करते हैं और अच्छे तरह से काम करते हैं। इससे हमने ये बायोफॉर्मुलेशन जो है इससे पोटास और फॉस्फेट दोनों सल्फलाइज करते हैं, और इससे इस्तेमाल करेंगे तो पोटासियम आपके 47% तक बढ़ जाते हैं और फॉस्फोरस आपके 63% तक बढ़ जाते हैं। और ये बायोफॉर्मुलेशन इस्तेमाल करने से आपको पोटास जो रिक्वायरमेंट है, जैसे एक झाड़ के पोटास एक सीजन के लिए 500 ग्राम पोटास लगता है, तो 70% मतलब 350 ग्राम आप एक जीवाणु इस्तेमाल करेंगे तो 350 ग्राम उससे फुलफिल हो जाते हैं, बाकी 150 ग्राम आपको डालना पड़ता है, केमिकल फर्टिलाइजर से डालना पड़ता है। तो मतलब 70% जो खाद है उसको सेविंग कर देते हैं पोटास से जो खाद इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि
जो हमारा पोटासियम फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर पोटासियम फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसकी वजह से ज्यादा कॉस्ट पैसा देना पड़ता है। लेकिन ये जीवाणु इस्तेमाल करेंगे तो आपको 70% तक आप जो पोटासियम की रिक्वायरमेंट है उसको कम कर सकते हैं, उस खाद में जो खर्चा आता है उसको कम कर सकते हैं। ये जीवाणु इस्तेमाल करने से आपको जो यील्ड पैदावार है उसमें 24% बढ़ जाता है, और फूड का क्वालिटी, साइज और कलर भी काफी इंप्रूव होता है। और ये देखा गया कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बढ़ जाता है पौधे। और ये भी देखा गया है कि जो ये बायोफॉर्मुलेशन इस्तेमाल करने से जो मोर रोग है, सेरोसिस्टिक टिमरेटा, इसका प्रिवेंटिव रूप से काम करते हैं। आप पहले से ये जीवाणु इस्तेमाल करेंगे तो आपको झाड़ में मोर रोग होने का संभावना कम हो जाएगी। तो ये जो बायो फॉर्मुलेशन है सोनार नाम से उपलब्ध होता है। एक हमने नेचुरा क्रॉप केयर कंपनी को दिया मार्केटिंग करने के लिए, उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, उनका मेल आईडी भी है, उनसे आप संपर्क करके आप इसको मंगा सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो बता रहे थे मैं सोनार का जो पेनिसिलियम पिनोफाइलम है, हमने फील्ड में जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये पहले वाला फोटो है जो हमने केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर, और दूसरा जो फोटो है इसमें हमने बायो फॉर्मुलेशन जो पेनिसिलियम पिनोफाइलम जो सोनार नाम से उपलब्ध है उसका इस्तेमाल किया है, और उसके साथ 200 ग्राम पोटासियम फेल्सपार इस्तेमाल किया, कोई पोटासियम फर्टिलाइजर दिया नहीं। तो इससे पैदावार काफी गुना 2021 केजी टोटल पैदावार मिला है, और जहां हम केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है तो 16.19 केजी जो फ्रूट ऑफ यील्ड मिला है। और साइज में काफी फर्क दिखाई देते हैं, कलर, साइज। तो ये जो बायो फॉर्मुलेशन है काफी बेहतर है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो जरूर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो बायो फॉर्मुलेशन है, बायो फॉर्मुलेशन सही ढंग से इस्तेमाल करना है, क्योंकि बायो फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करना है थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव होता है, तो इसलिए आपको सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका असर दिखाई देता है। नहीं तो आप पानी के माध्यम से, डीप इरिगेशन माध्यम से छोड़ देते तो उसका इफेक्ट आपको मिलता नहीं। तो इसलिए कैसे करेंगे, जैसे सॉलिड बायो फॉर्मुलेशन मिलता है, जो कैरियर बेस्ड बायो फॉर्मुलेशन मिलता है, उसमें 1 केजी फॉर्मुलेशन 25 किलो गोबर का खाद जो है, ये जो गोबर का खाद देख रहे हैं, फार्मियर मैन्योर, काउ डंग मैन्योर, गोबर खाद है, इससे अच्छे तरह से मिलाना है और पानी स्प्रिंकल करके छाव के अंदर ढक के रखना है, और 5 दिन के अंतराल में उसको टार्निंग करना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करना है। 15 दिन में तैयार हो जाता है, और उसमें जो जीवाणु है उसको आबादी बढ़ जाता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां आपको लिक्विड बायो फॉर्मुलेशन, जैसे लिक्विड फॉर्मुलेशन मिलता है, उस वहां क्या करना है, 1 बकेट पानी लेना है, उसमें 400 ml, 1 एकड़ के लिए 400 ml लिक्विड बायो फॉर्मुलेशन लगता है, तो 400 ml लिक्विड बायो फॉर्मुलेशन 1 बकेट पानी मिला दीजिए, और वो पानी बाद में 400 to 600 केजी जो गोबर का खाद है और कंपोस्ट है जो भी है उसके साथ मिला दीजिए। और रॉक फॉस्फेट आपके पास उपलब्ध है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रॉक फॉस्फेट बहुत ही सस्ता है, ये फॉस्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन इसका क्या है, इनसॉल्युबल रहता है। तो ये बायो फर्टिलाइजर जब इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फेट सल्युलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के साथ मिला देंगे, 50 किलो रॉक फॉस्फेट आप मिला सकते हैं, तो ये आपको फॉस्फेट फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको आपको अच्छे तरह से मिक्स करना है, पानी छिड़काव करना है, 5 दिन के अंतराल में उसको टर्निंग करना है, तो 15 दिन में तैयार होता है। फिर उसको आप जो राजस्व जौर है, जौर के आसपास मिट्टी खुदाई करके उसको डाल के मिट्टी में मिला के फिर पानी छोड़ देना है। मतलब बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद तुरंत आपको पानी छोड़ना है। दूसरा है कि आप जब नर्सरी स्टेज में जो पौधा लगाते हैं उस समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय में आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, एक भाग बायो फॉर्मुलेशन 10 भाग पानी, मतलब 1 केजी बायो फॉर्मुलेशन 10 लीटर पानी में मिलाना है, और जो लिक्विड वो जो सॉल्यूशन बनता है उसमें जो एयर लेयर लगाते हैं, एयर लेयर उसमें डीप करना है 1 घंटा,
फिर उसमें जब पॉलीथीन में लगाते हैं उसी समय उसमें 20 ml जो मिक्सचर है उसको डाल देना है। जहाँ आप लिक्विड बायोफॉर्मुलेशन इस्तेमाल करते हैं तो एक एक प्लांटिंग मटेरियल के लिए 2 से 3 ml लिक्विड बायोफॉर्मुलेशन इस्तेमाल करना है। तो एक जब नर्सरी स्टेज में आप इस्तेमाल करेंगे इसका असर अच्छा ज्यादा असर दिखाई देगा, क्योंकि नर्सरी स्टेज में जो मिट्टी रहते हैं वो स्टेरिलाइज रहते हैं, तो वहाँ आप इनोकुलेट करेंगे तो उसमें जीवाणु का आबादी बढ़ जाते हैं, और जब आप उस पौधा को मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे वो जीवाणु अच्छे तरह से एस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो इससे आपको असर उसका दिखाई देते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक मैन्योर इस्तेमाल करना है, और दूसरा है बायोफॉर्मुलेशन इस्तेमाल करना है, बायोफर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, जीवाणु खाद। अभी अब हमें आएंगे केमिकल खाद इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे केमिकल खाद इस्तेमाल करना है, आपको कितना इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपको क्या क्या जांच करना जरूरी है। जब आप क्रॉप ले रहे हैं तो उसके प्रीवियस जो क्रॉप लिया है उसका हार्वेस्टिंग के बाद मिट्टी जो पत्ता है, जिस ब्रांच में आपको फल नहीं आया उस ब्रांच का पत्ता कलेक्ट करके टेस्ट करवाना है। कोई आपको नजदीकी लेबोरेटरी में भेजना है तो वहाँ टेस्ट एनालिसिस के बाद एक रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट के आधार पे आपको खाद का इस्तेमाल करना है। जहाँ आप पहले बार अनार का खेती कर रहे हैं, पहले बार आप फल लेने चाहते हैं, तो 6 से 7 महीने पहले आपको पत्ता तोड़ के आपको जांच करवाना है। कैसे पत्ता कलेक्ट करेंगे, एक ब्रांच एक एक झाड़ से अलग अलग जो डायरेक्शन है सब डायरेक्शन से जो ब्रांच रहे, ब्रांच में आप देखेंगे जो पत्ता रहते हैं प्यार प्यार रहते हैं, मतलब ऊपर से आप देखेंगे 7-8 पेयर, मतलब ऊपर से काउंट करेंगे तो 7-8 पेयर हो जाए तो वो फुल्ली मैच्योर होता है, और उससे आगे जाएंगे तो वो ओवर मैच्योर हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली आपको जो फुल्ली मैच्योर पत्ता है उसको कलेक्ट करना है। एक एक झाड़ से 25 से 50 पत्ता कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे पूरा बागीचा में 10 से 15 झाड़ से आप कलेक्ट करके रैंडमली कलेक्ट करके आपको तुरंत आपको नजदीकी जो लेबोरेटरी है एनालिसिस जो लेबोरेटरी है केमिकल एनालिसिस लेबोरेटरी है वहाँ भेजना है। तो वहाँ के जो रिपोर्ट आते हैं रिपोर्ट के आधार पे आपको खाद इस्तेमाल करना है। दूसरा है कि विजुअल सिम्टम्स। ज्यादातर किसान ऐसे करते हैं कि कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स पीला पीला दिखाई दे रहा है, तुरंत बोलते हैं कि ये क्या डिफिशियंसी है, तो उसके आधार पे आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो विजुअल इवोल्यूशन है ये काफी लेट हो जाता है, मतलब पोस्टमार्टम, मतलब आपका जो न्यूट्रिएंट पौधे के अंदर कम होते रहते हैं तब कुछ उसका एक सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, जब ज्यादा कम हो जाते हैं तब उसको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो मतलब आपका जो न्यूट्रिएंट कम होने की वजह से जो यील्ड का घाटती होना है वो हो गया ऑलरेडी, तो इसलिए जो विजुअल इवोल्यूशन है इसके आधार पे खाद इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। तो इसलिए सबसे बेहतर है आपको पत्ता का जांच करना है। मिट्टी का भी जांच कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का जांच अनार एक पेरिनियल फ्रूट क्रॉप्स है, जो पेरिनियल फ्रूट क्रॉप्स होता है उसके लीफ का जो जांच होता है वो सबसे बेहतर होता है, उसके आधार पे खाद इस्तेमाल करना है। क्योंकि मिट्टी जो एनुअल क्रॉप्स होता है जैसे कि चावल गेहूं बजरा और जो दाल, इसके लिए आप मिट्टी का जांच करके मिट्टी के रिपोर्ट के आधार पे आप खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आना फ्रूट क्रॉप्स है, जो एनुअल पेरिनियल फ्रूट क्रॉप्स है, उसके लिए आपको पत्ता जांच करना जरूरी होता है। तो आपके पास रिपोर्ट आ जाएगा, तो रिपोर्ट कार्ड पे आप देखिए ये जो हम दिया है हायर यील्ड नाइट्रोजन 1.3 to 2.15%, phosphorus 0.18 to 0.24%, पोटेशियम 1.29 to 1.98। ये जो रेंज है ये रेंज ऑप्टिमम है। आपको देखना है आपको रिपोर्ट में आपका जो टेस्ट है नाइट्रोजन का कितना रेंजिंग आया है, ये जो रेंज है रेंज के अंदर है, इससे कम है तो डेफिशिएंट है, इससे ज्यादा है तो एक्सेस है। ऐसे ऐसे फास्फोरस पोटेशियम सारे न्यूट्रिएंट आपको जांच करना है। जो न्यूट्रिएंट ऑप्टिमम है मतलब इस रेंज के अंदर है तो उसके लिए जो रिकमेंडेड डोज है, हमारा जो रिकमेंडेड डोज है जैसे नाइट्रोजन
4 साल के जो पौधा है, जो बियरिंग प्लांट है, 6 से 25 ग्राम पर छात, फास्फोरस 250 ग्राम पर छात, पोटाशियम 500 ग्राम पर छात। तो उसी रेट पे आपको खाद डालना है। लेकिन आपका जो न्यूट्रिएंट है, उसका जो टेस्ट रिपोर्ट आया है उसमें ये जो रेंज से कम है, रेंज से कम होगा तो आपको जो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज मैंने बताया अभी, उसको 25% बढ़ा के इस्तेमाल करना है। और आपका जो टेस्ट रिपोर्ट इससे ज्यादा है, मतलब ये रेंज से ज्यादा है, तो आपको 25% घटाना है और घटा के उसको इस्तेमाल करना है। यहाँ एक चीज देखेंगे, काफी एरिया में तेलिया, बैक्टीरियल ब्लाइट, तेलिया एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जहाँ तेलिया का प्रॉब्लम है वह आपको ये 2-3 एलिमेंट में ध्यान देना चाहिए। एक तो कैल्शियम, दूसरा आयरन, तीसरा कॉपर। ये 3 एलिमेंट आपको वहाँ ज्यादा होना चाहिए और वहाँ पोटाश कम होना चाहिए, क्योंकि पोटाश ज्यादा होने से, ये आप देखेंगे, पोटाश ज्यादा होने से आपको बीमारी बढ़ता है। तो इसलिए जहाँ बीमारी है उसमें आपको पौधे के अंदर कैल्शियम ज्यादा होना है, आयरन ज्यादा होना है और कॉपर ज्यादा होना है। तो मैंने बताया कि पहले जो रिकमेंडेशन था, 4 साल का जो पौधा है, 500 ग्राम नाइट्रोजन, 125 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटाशियम एक झाड़ के लिए, एक सीजन के लिए। और 5 साल और एवं 625 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस, 250 ग्राम पोटाशियम। लेकिन ये देखा गया कि मैंने पहले इस स्लाइड में दिखाया, जो अनार सबसे ज्यादा पोटाशियम लेते हैं। तो पहले हमारा जमीन में पोटाशियम काफी था, लेकिन हर साल आपने पैदावार लेते लेते तो जमीन से जो पोटाश कम होते गया है। इसलिए आपको अभी इस्तेमाल करना है। तो अभी जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन है, 4 साल का पौधा है, 40 किलो गोबर का खाद और 500 ग्राम नाइट्रोजन, 125 ग्राम फास्फोरस, 500 ग्राम पोटाशियम 500 ग्राम पर झाड़। और 5 साल उसके ज्यादा एज का जो पौधा है, उसके 40 केजी गोबर का खाद, 625 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस, 500 ग्राम पोटाशियम। तो मतलब आपको ये कहने का मतलब है कि आपको पोटाश पहले जो डोज था उसको द्विगुना करना है। तो क्योंकि पोटाश काफी पैदावार में और क्वालिटी कंट्रोल में काफी भूमिका निभाते हैं। अभी जो मैंने बताया खाद कितना कितना खाद डालना है, वो तो आप मिट्टी का पत्ता का जांच करने के रिपोर्ट के आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं। और आप अभी जो मैं बता कि जो जहाँ आपको रेंज, ऑप्टिमम रेंज के अंदर है, तो आपको रिकमेंडेड डोज खाद जो इस्तेमाल करना है। उसी के चलते हुए मैंने इसको स्प्लिट किया है, कब कब खाद देना है। एक तो आपको रेस्ट पीरियड में खाद देना है, दूसरा 0 to 60 डेज आफ्टर फ्लावरिंग, तीसरा 120 to 180 डेज आफ्टर फ्लावरिंग। ये 3 विंडो है जिसमें आप खाद को इस्तेमाल करना चाहिए। जो दूसरा टाइम में देंगे तो आपको खाद वेस्टेज हो जाएगा। आपने पैदावार लिए है, हार्वेस्ट किए हैं, तो पौधा को छाटनी करके, लाइट ट्यूनिंग करके, पत्ता कलेक्ट करके उसको जांच करने भेज दिया, रिपोर्ट आया, रिपोर्ट के आधार पे आपको रेस्ट पीरियड में खाद डालना जरूरी है। रेस्ट पीरियड मतलब यहाँ तो ऐसे करते हैं कि रेस्ट मतलब कुछ नहीं है, रेस्ट मतलब कुछ नहीं है, रेस्ट मतलब आपको खाद देना है, तभी तो आपको पौधे के अंदर रिजर्व बनेगा। और ये देखा गया कि अनार में 80% फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो होता है वो रिजर्व मटेरियल से होता है, और 20% आप जो खाद इस्तेमाल करते हैं फ्लावरिंग के टाइम में उससे होता है। तो आपको रेस्ट पीरियड में खाद डालना काफी महत्वपूर्ण है। जो लोग रेस्ट पीरियड में खाद नहीं डालते हैं वो उनका पैदावार में घाटती होता है, कम हो जाता है पैदावार। इसलिए रेस्ट पीरियड में खाद डालना बहुत ही जरूरी है। रेस्ट पीरियड में आपको क्या क्या डालना है, नाइट्रोजन डालना है, 270 ग्राम नाइट्रोजन, और यूरिया के माध्यम से डाल सकते हैं। यूरिया से दे रहे तो आपको 85 ग्राम यूरिया लगेगा। फास्फोरस हम इस्तेमाल करना है तो आपको एसएसपी देना है, 65 ग्राम लगता है। एसएसपी देंगे तो आपको 4 से 10 ग्राम लगता है। पोटाशियम के लिए एमओपी
दे सकते हैं 203 ग्राम पोटाशियम, तो एमओपी लगेगा आपको 340 ग्राम। इसके बाद कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है ये आपको जब आप स्ट्रेस रिलीज करते हैं, जब पानी छोड़ते हैं, पहले पानी छोड़ते हैं, उसी समय आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम देना है। कैल्शियम उस समय आपको 488 ग्राम पर जार, मतलब जिप्सम मार्केट में सस्ता, बहुत सस्ता मिलता है जिप्सम, 2.7 kg एक झाड़ के लिए 2 से 3 किलो आप जिप्सम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म में आता है, तो 800 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट उसी जब पानी छोड़ते हैं तब तो उसको आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको खाद कुछ नहीं डालना है। फिर जब फ्लावरिंग होता है, फ्लावरिंग के बाद फ्रूट सेटिंग होता है, तो फ्लावरिंग के टाइम में ही आपको ये जो बाकी जो नाइट्रोजन है फ्रूट सेट होने के बाद देना है। फ्लावरिंग के टाइम में आप नाइट्रोजन देंगे तो आपको फ्लावरिंग बिगड़ जाता है और फ्लावरिंग कम हो जाता है, फ्रूट सेटिंग कम हो जाता है। इसलिए आप फ्रूट सेटिंग के बाद आपको 95 ग्राम नाइट्रोजन देना है। इस समय आप आपके पास अमोनियम सल्फेट उपलब्ध है तो बहुत ही बेहतर है। अमोनियम सल्फेट 350 ग्राम तक एक झाड़ में दे सकते हैं। और जब फ्लावरिंग 0 to 60 डेज, मतलब फ्लावरिंग से शुरुआत से आप फास्फोरस पोटाश दे सकते हैं। फास्फोरस आप डीएपी के माध्यम से भी दे सकते हैं, 0-34 के माध्यम से भी दे सकते हैं, और पोटाशियम 0050 के माध्यम से दे सकते हैं। और उसी समय आपको जब फ्लावरिंग के टाइम में भी आपको जिप्सम देना है। 1 से 1.5 किलो जिप्सम आप एक झाड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट 300 ग्राम एक झाड़ में इस्तेमाल करना है। फिर 60 दिन के बाद 60 से 120 दिन तक आपको कुछ नहीं डालना नहीं, क्योंकि उस समय में पौधा जो न्यूट्रिएंट मिट्टी से लिया है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस समय आप खाद इस्तेमाल करेंगे तो खाद वेस्टेज होता है। इसलिए 120 to 180 डेज, मतलब सबसे ये पीरियड जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी समय सबसे ज्यादा फल का ग्रोथ होता है, तो इसी समय आपको खाद देना जरूरी होता है। इसके लिए आप नाइट्रोजन के लिए यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। 260 ग्राम नाइट्रोजन यूरिया इस्तेमाल करेंगे तो 565 ग्राम लगेगा। और फास्फोरस पोटाश के लिए 0-34 0050 इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्फोरस 0-34 इस्तेमाल करेंगे तो 120 ग्राम लगता है। 230 सॉरी फास्फोरस 120 ग्राम, लेकिन 0-34 इस्तेमाल करेंगे तो 230 ग्राम लगता है। और पोटाशियम 182 ग्राम लगता है, और 0050 इस्तेमाल करेंगे तो इसका क्योंकि 85 ग्राम लगता है, क्योंकि पहले जो 0-34 है इसमें भी काफी पोटाश रहता है, तो इससे कम लगता है। और इस समय भी आपको जिप्सम डालना जरूरी होता है। 600 to 650 ग्राम जिप्सम इस्तेमाल करना है, और मैग्नीशियम सल्फेट 400 ग्राम इस्तेमाल करना है। और जो मैंने बताया कि जो रेस्ट पीरियड है, रेस्ट पीरियड में आपने 20 से 25 किलो गोबर का खाद, आपके पास ओनली गोबर का खाद उपलब्ध है तो 20 से 25 किलो आप इस्तेमाल करना है। और उसके साथ भार्मी कंपोस्ट है, नीम किया गया तो 13 to 15 kg गोबर का खाद, 2 किलो भार्मी कंपोस्ट, 2 किलो नीम के एक झाड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पोल्ट्री मैन्योर जिनके पास उपलब्ध है, कुमड़े खाद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें काफी मात्रा में सूक्ष्म नजर में आता है। और लेकिन इसको सड़ा के इस्तेमाल करना है। पोल्ट्री मैन्योर जब इस्तेमाल करते हैं उसका आधा जो गोबर खाद रखता है उसका आधा क्वांटिटी लगता है। पोल्ट्री मैन्योर को 1.5 से 2 महीने तक आपको अच्छे से सड़ाना है, ऐसे सड़ाना कि उसका बुदबू निकल जाए। फिर आप इस्तेमाल करेंगे तो 7.5 किलो जो पोल्ट्री मैन्योर है उसके साथ 2 kg नीम के आप एक झाड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेस्ट पीरियड में आपको नाइट्रोजन 205 ग्राम डालना है, फास्फोरस 50 ग्राम, पोटाशियम 150 ग्राम। आप फास्फोरस के लिए आप सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और पोटाश के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खाद डालने के बाद तुरंत ही आपको इरिगेशन चालू देना है, मतलब ऐसे नहीं कि खाद डाल के छोड़ दिया। खाद डाल के मिट्टी में मिला देना है, मिला के उसको ढाक देना है, उसके बाद ही पानी छोड़ना है। आजकल तो फर्टिगेशन सिस्टम है, आप जो मैंने डोज बताया है, तो फर्टिगेशन मतलब टैंक सॉल्युबल फर्टिलाइजर जो है, जब आप रेस्ट में खाद डालते हैं तो आपको सॉइल एप्लीकेशन करना बेहतर रहता है।
जब आपका फ्लावरिंग शुरू होता है, सेटिंग हो शुरू होता है, तो आपको सॉल्युबल फर्टिलाइजर मतलब फर्टिगेशन माध्यम से आपको देना बेहतर रहते हैं, क्योंकि फर्टिगेशन माध्यम से आप जो न्यूट्रिएंट देते हैं उसका इफिशियंसी बढ़ जाता है और जड़ तक पहुंच जाता है तुरंत, और उससे आपके भी बढ़ जाते हैं, और इसकी वजह से आपको लेबर कॉस्ट कम हो जाता है। फर्टिलाइजर का 25% to 30% तक सेविंग होता है, और आपको उसमें जो खाद है मतलब वेस्टेज होने की संभावना कम हो जाता है, लीचिंग लॉस कम हो जाता है। लेकिन जब आप फर्टिगेशन में खाद इस्तेमाल करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जो कैल्शियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर, फास्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। तो जो आप देख रहे हैं लाल ये है कि नॉन कंफर्टेबल, मतलब एक साथ इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, MAP 1261 0 इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब कैल्शियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर और फॉस्फेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। आपको देना है तो अलग अलग से दे सकते हैं, बल्कि बाकी सारे फर्टिलाइजर आपको आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब मैंने बताया कि जब स्ट्रेस रिलीज करते हैं, जब पानी छोड़ते हैं, जब स्ट्रेस के बाद पहले पानी देते हैं, उस समय आपको 25 से 30 किलो का गोबर का खाद, और आपके साथ भार्मी कंपोस्ट नीम के उपलब्ध है तो 15 से 20 किलो भार्मी का गोबर का खाद, 2 किलो भार्मी कंपोस्ट, 2 किलो नीम के आप एक हजार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास पोल्ट्री मैन्योर है, कुमड़े का खाद है जो ऑयल डिकम्पोस्ट है। मैंने बताया कि 1.5 से 2 महीने 2-3 महीने तक आपको सड़ाना है। ऑयल डिकम्पोस्ट पोल्ट्री मैन्योर जो कुमड़े खाद होगा तो 7.5 किलो आप एक झाड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ 2 किलो नीम के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस समय 2.5 to 2.8 kg जिप्सम और 800 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट एक झाड़ को देना है। और जब फ्लावरिंग आता है, फ्लावरिंग के जस्ट जब पोलिन जब स्टेज रिलीज करते हैं उसी समय आपको बायो फॉर्मुलेशन भी इस्तेमाल करना है। बायो फॉर्मुलेशन मैंने जो बताया, जैसे बताया उसी हिसाब से तैयारी करना है। ये बायो फॉर्मुलेशन जैसे एजोस्पिरिलम है, एस्परजिलस नाइजर है, टाइकोडर्मा विरिडी है, पेनिसिलियम पिनोफाइलम 10 से 20 ग्राम एक झाड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आर्बस्कुलर माइक्रोजल फंजी है उसका 10 से 15 ग्राम पर झाड़ के लिए इस्तेमाल करना बेहतर है। इसके बाद जो बताया कि जो फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग स्टेज जब होता है, फ्लावरिंग मतलब फ्रूट सेटिंग डिपोलेशन का 40 से 70 दिन के बाद, और आपको जिप्सम देना है 1.70 to 1.80 kg जिप्सम, मैग्नीशियम सल्फेट 700 ग्राम अच्छे तरह से मिट्टी में मिला देना है। उसके बाद उसको पानी देना है और उसी समय फर्टिगेशन शुरू करना है। 0-52-34 8.5 kg पर हेक्टेयर पर एप्लीकेशन, एक बार एप्लीकेशन, मतलब 7 दिन का अंतराल फर्टिगेशन करना है तो आपको 7 दिन का अंतराल में करना है, हर दिन का फर्टिगेशन नहीं करना है। हर दिन फर्टिगेशन करने से आपको न्यूट्रिएंट लॉस ज्यादा होता है और मिट्टी में शॉर्ट एक्यूमुलेट होता है, इसलिए फर्टिगेशन 7 दिन का अंतराल में करना है। 0-32-34 चालू करना है, उसमें 8 kg 8.5 kg एक हेक्टेयर के लिए एक बार एप्लीकेशन करने के लिए लगता है। ऐसे 7 दिन का अंतराल में 3 एप्लीकेशन करना है। जब फ्रूट सेट और फ्रूट बढ़ रहा है, जब फ्रूट आपको 71 से 120 डेज आफ्टर डिफोलेशन के बाद 71 से 120 दिन तक आपको फर्टिगेशन करना है। 0-32-34 यूरिया और 0-0-50, 0-32-34 8.5 किलो यूरिया 22.50 और 0-0-50 16.30। ये सारे खाद एक साथ आप मिला सकते हैं, इसको मिला के आप फर्टिगेशन माध्यम से छोड़ सकते हैं। इसका 5 एप्लीकेशन हो रहा है 7 दिन के अंतराल में, और इसी समय आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो स्प्रे भी करना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फल का साइज बढ़ाने के लिए कुछ ग्रोथ हार्मोन भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड 50 ppm का डोज से, मतलब 15 दिन का अंतराल में 3 बार आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फल का साइज बढ़ जाते हैं। और ये लास्ट फ्रूट एनलार्जमेंट जो है, उसी समय में आपको फर्टिगेट करना है। 0-32-34 at the rate of 12.80 kg per hectare per application, यूरिया 31.40 kg per hectare per application, sulphate of potash 0-0-50 11.50 per kg
11.50 kg पर हेक्टेयर पर एप्लीकेशन। इसका 10 एप्लीकेशन होना है, 7 दिन के अंतराल में 10 एप्लीकेशन करेंगे तो आपको माल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सारे शेड्यूल हमारे वेबसाइट में उपलब्ध है, आप बाद में देख सकते हैं। दूसरा बात है कि जो हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर बोलते हैं, अलग अलग ग्रेड है, कोई भी ग्रेड इस्तेमाल करेंगे आपको रिजल्ट बराबर ही सेम आता है। ऐसे नहीं कि जैसे हमने कुछ नागार्जुन फर्टिलाइजर का ग्रेड इस्तेमाल किया और कुछ हमने यूरिया 032 देखा गया कि उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं रहते। तो आपके पास जो उपलब्ध होता है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन जितना क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। दूसरा है कि आपको देखना है कौन सा फर्टिलाइजर का सस्ता है, मार्केट में प्राइस कम है, उसको इस्तेमाल करें तो आपको प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। मतलब जो अलग अलग ग्रेड है, ग्रेड से आपको पैदावार में कोई फर्क नहीं होता है। दूसरा है कि जो नाइट्रोजन है, मैं बता कि नाइट्रोजन मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्लोरोफिल मीटर मिलता है, पोर्टेबल क्लोरोफिल मीटर। तो फील्ड पे जाके आप टेस्ट कर बता सकते हैं नाइट्रोजन कितना है। तो ये दिखा गया कि जब नाइट्रोजन 50 क्लोरोफिल मीटर का रीडिंग 50 to 60 स्टार वैल्यू होता है तब नाइट्रोजन ऑप्टिमम है, उससे कम होता है तो डिफिशियंसी है, उससे ज्यादा होता है एक्सेस है। तो इसके हिसाब से आपने नाइट्रोजन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखा कि जहां बैक्टीरियल ब्लाइट है तो बैक्टीरियल ब्लाइट को कम करने मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक मॉलिक्यूल होता है, टिगरिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड प्लांट के अंदर जो इम्यूनिटी है वो बढ़ाते हैं। तो सैलिसाइलिक एसिड इस्तेमाल करेंगे तो बैक्टीरियल ब्लाइट काफी हद तक कम होता है और पैदावार भी बढ़ता है। लेकिन सैलिसाइलिक एसिड तभी काम करते हैं जब नाइट्रोजन आपको ऑप्टिमम लेवल पे है। जब नाइट्रोजन ऑप्टिमम लेवल पे है, मतलब पौधे के अंदर नाइट्रोजन ऑप्टिमम है, तो आप सैलिसाइलिक एसिड देंगे तो आपको बीमारी कम आएगा। लेकिन जब नाइट्रोजन कम है और सैलिसाइलिक एसिड इस्तेमाल करने से भी बीमारी बढ़ता है, और नाइट्रोजन जब ज्यादा है तब भी आप सैलिसाइलिक एसिड इस्तेमाल करेंगे तो उसको बीमारी बढ़ती है। इसलिए ध्यान रखना है जब सैलिसाइलिक एसिड इस्तेमाल करना है तो आपको नाइट्रोजन प्लांट के अंदर ऑप्टिमम होना है। ये देखा गया कि जब हम सैलिसाइलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन ऑप्टिमम लेवल पे इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट काफी हद तक कम हो जाते हैं, तो आपको पैदावार भी बढ़ता है। अभी जो मिट्टी में बताया कि काफी सारे मिट्टी है जहाँ पीएच ज्यादा है, कोई जगह में चुनखड़ी मिट्टी है। जहाँ चुनखड़ी मिट्टी है वह आपको सल्फर इस्तेमाल करना है, एलिमेंटल सल्फर। क्योंकि एलिमेंटल सल्फर क्या करता है, मिट्टी में ऑक्सीडाइज बायोलॉजिकल ऑक्सीडाइजेशन माध्यम से सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड आपका मिट्टी में चुनखड़ी जो है उसको रिएक्ट करके जिप्सम बना देते हैं। तो अल्टीमेटली जहाँ नॉन कैल्केरियस है, जहाँ चुनखड़ी नहीं है वहाँ आपको जिप्सम इस्तेमाल करना है। जहाँ चुनखड़ी है वहाँ आपको एलिमेंटल सल्फर 20 से 30 ग्राम डिपेंडिंग ऑन द पीएच। मतलब जहाँ पीएच ज्यादा है, जहाँ 7.8 से ऊपर है तो 30 ग्राम एक झाड़ के लिए, जहाँ 7.58 से कम है तो वहाँ आपको 20 ग्राम एलिमेंटल सल्फर इस्तेमाल करना है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सूक्ष्म अनुद्रव्य है उसका उपलब्धता बढ़ जाता है और पीएच राजस्व पीएच कम हो जाता है। उसकी वजह से सूक्ष्म अनुद्रव्यों का उपलब्धता बढ़ जाता है और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको पैदावार भी बढ़ता है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैं बताया कि माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है जब फ्लावरिंग आता है, फ्लावर पॉली दिखाई देता है तब आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना जरूरी होता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट अलग अलग फॉर्मुलेशन मिलता है मार्केट में, EDTA चिलेट मिलता है, एमिनो एसिड चिलेट मिलता है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी मिलता है। जो एमिनो एसिड चिलेट है सबसे बेहतर है और EDTA चिलेट है उतना इफेक्टिव नहीं है लेकिन कॉस्ट ज्यादा है, और जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है उसको सस्ता होता है। लेकिन सस्ता में क्या होता है, जिंक सल्फेट है, मैंगनीज सल्फेट है, इसको स्प्रे करने से थोड़ा सा बार्निंग इफेक्ट होता है, लेकिन बार्निंग इफेक्ट में आपको पैदावार में कोई दिक्कत नहीं होता है। कुछ दिन के बाद वो बार्निंग इफेक्ट सुधर जाता है। तो इसलिए जब फ्लावर पॉली दिखाई दे रहा है इसी समय आप जिंक सल्फेट 0.3% मतलब 3 ग्राम जिंक सल्फेट पर लीटर पानी और मैंगनीज सल्फेट 6 ग्राम पर लीटर पानी मिला के आप एक स्प्रे ले सकते हैं।
उसके बाद जब सॉरी, मैंने जो बताया कि वो पोस्ट ब्लूम मतलब फ्लावरिंग के बाद, जब फ्लावरिंग के फ्लावर बाद जब निकलते तब आपको जिंक सल्फेट 0.3%, मैंगनीज सल्फेट 0.6% और बोरिक एसिड 0.25% तीनों एक साथ मिला सकते हैं। बोरिक एसिड गर्म पानी में मिला के इस्तेमाल करना है। गर्म पानी में मिला देने फिर बाद में जिंक सल्फेट मैंगनीज सल्फेट के साथ मिला सकते हैं। ये फ्लावरिंग के टाइम में एक बार स्प्रे करना है। उसके बाद 2 बार स्प्रे करना है जिंक सल्फेट मैंगनीज सल्फेट का, एक एक महीने का अंतराल में। तो इसमें ये 3 स्प्रे करेंगे तो आपको जो सूक्ष्म अन्नद्रव्यों का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता है। ये देखिए जिंक डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, पत्ता कैसे सिकल से कहीं हो जाता है, इसलिए जिंक सल्फेट आप स्प्रे करेंगे तो इसको सुधारते हैं। ये आयरन डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, इसमें पत्ता पीला पीला हो जाता है, जो वेन है वो ग्रीन रहता है। कभी कभी ऐसे मिट्टी में आयरन काफी रहता है लेकिन हाई पीएच की वजह से इमोबिलाइज रहता है। तो इसलिए आप साइट्रिक एसिड स्प्रे करेंगे 2 ग्राम पर लीटर पानी में तो पीला पत्ता फिर हरा हो जाता है। और कोई बार दिखाई देता है कि पानी इकट्ठा हो गया तो ऐसे पत्ता पीला पीला हो जाता है, तो पानी को ड्रेन कर देंगे तो आपको जो आयरन डेफिशिएंसी सिम्टम्स वो सुधर जाता है। इसके अलावा आप आयरन चिलेट्स FEDDA से आप फर्टिगेशन के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं 70 to 75 ग्राम पर झाड़ के लिए, और इसको फोलिया स्प्रे भी कर सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर हिसाब से। मैंगनीज का डेफिशिएंसी है, मैंगनीज का डेफिशिएंसी तो इसके लिए मैंगनीज सल्फेट 6 ग्राम पर लीटर पानी मिला के 3 बार स्प्रे करेंगे ये 30 डेज के इंटरवल में, तो आपको मैंगनीज का जो डेफिशिएंसी है सुधरते हैं। ये देखिए जहां हमने जिंक बोरिक एसिड एक साथ इस्तेमाल किया वहां पैदावार ज्यादा हुआ। तो कुछ रेडी रेकनर है कि जब जहाँ आप मैंने बताया कि फर्स्ट फ्रूट का साइज बढ़ाने के लिए आपको फॉस्फोरस जरूरी है, लेकिन फॉस्फोरस जरूरी है मतलब आपको फॉस्फोरस इस्तेमाल करना है और उसके साथ साथ बायो फॉर्मुलेशन फॉस्फेट सल्फराइजिंग बायो फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करना जरूरी है। आप वो नहीं कर पाया, मिस हो गया, तो आप पोटासियम 0.34 7 से 10 ग्राम पर लीटर 3 बार स्प्रे करेंगे 15 दिन का अंतराल में। इसमें भी आपको फ्रूट साइज बढ़ सकते हैं। बोलिए आपको जो जिब्रालिक एसिड 50 ppm का 3 बार स्प्रे लेंगे 7 से 10 दिन का अंतराल में, इसमें भी आपको फ्रूट साइज बढ़ेगा। और जहां आपको सन बर्निंग है, क्रैकिंग है, स्कैल्डिंग होता है, वहां आप कैलिन इस्तेमाल कर सकते हैं 6% कैलिन। जब कैलिन इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ साथ आपको इरिगेशन का भी चालू रखना है। और जो बताया कि मैंने सैलिसिलिक एसिड इस्तेमाल करेंगे, आपको नाइट्रोजन पौधे के अंदर ऑप्टिमम होना है, तभी प्लांट के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर होता है, तभी बैक्टीरियल ब्लाइट कम होता है। धन्यवाद।